हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो कंटिन्यूएशन होने वाला है आर्काइव 81 सीरीज का। जो लोग इस वीडियो में नए आए हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि आर्काइव 81 एक बहुत अच्छी सुपरनैचुरल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। अगर आपने इस सीरीज का एपिसोड 1 से 3 तक एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 3 तक एक्सप्लेनेशन की प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर फ्लैश हो रहा होगा, इसको आप चेकआउट कर सकते हो। आप उसको पहले देख सकते हो, बाद में ये वीडियो देखना। ओके, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एपिसोड 4 की पहले सीन में हम देखते हैं डैन कल रात को जो सपना देखा है वो अभी तक उधर से मूव ऑन नहीं कर पाया है। अभी भी वो सपने के बारे में ही सोच रहा है, कैसे कैसेंड्रा ने उसका गला पकड़ लिया था और वो कुछ अपना मेडिकेशन के हिसाब से टैबलेट्स ले रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं डैन फिर से नीचे जाता है, वही जो और एक आर्काइव था जिसको आई थिंक डैन ने एपिसोड 2 में डिस्कवर किया था और वर्जिल डेवेनपोर्ट ने मना किया था कि इस आर्काइव में मत आना। और यहाँ पे एक कमरे में बहुत सारे सीडीज वगैरह थे, तो वो चेक करने के लिए वो अंदर जाता है, लेकिन बाहर पासकोड है, एक दीवार पे पासकोड था। और यहाँ पे डैन बहुत ट्राई करता है लेकिन वो तो पासकोड नहीं जानता, इसीलिए वो पासकोड क्रैक नहीं कर पाता। नेक्स्ट हम देखते हैं डैन फिर से मार्क से बात करने के लिए बाहर आता है और वो ये सारी बात बोलता है जो कि उसके साथ हो रहा है। और तो और ये जो नीचे और एक आर्काइव है उसका पासकोड वो कैसे हैक कर सकता है, अगर कोई हैकर को मार्क जानता है तो उसे बताए। ये सब वो मार्क को फोन करके बता रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं डैन सडनली मेलोडी को वहाँ पे देखता है और उससे बातचीत थोड़ा यहाँ पे कर रहा था, लेकिन सडनली पीछे से आवाज आती है और बॉबी डैन को बुला रही थी। और सडनली हम देखते हैं दिन से रात हो जाता है, मतलब डैन फिर से सपने में खो गया था। और बॉबी यहाँ पे बोलती है कि डैन यहाँ पे सुबह से इधर खड़ा हुआ है एक ही जगह, इसीलिए डेवेनपोर्ट को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो बॉबी को भेजे हैं। तो ये बात सुन के डैन जल्द से जल्द अंदर जाता है और एक टेप वो रिस्टोर करता है। फिर डैन वीडियोस देखने लगता है और यहाँ पे हम देखते हैं मेलोडी जेस से मिलने गई थी। जेस यहाँ पे अपने किसी साइंस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही थी और यहाँ पे वो बताती है कि वो खैरन कॉमेट के ऊपर अपना साइंस प्रोजेक्ट बना रही है। और ये खैरन कॉमेट हर 70 साल में एक बार पृथ्वी का चक्कर लगाता है और ये कॉमेट कुछ ही दिन में अर्थ के पास से गुजरने वाला है। ये सब कन्वर्सेशन इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ, इसको प्लीज याद रखना, आगे काम आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अनावेल यहाँ पे आते हैं और अनावेल और मेलोडी ये लोग कैसेंड्रा के रूम में जाते हैं उसका इंटरव्यू लेने के लिए। कैसेंड्रा के बारे में हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत पता चलता है। कैसेंड्रा और एलेनोर ये लोग मिलके साथ में रहते थे और एलेनोर एक बहुत अच्छी पेंटर थी। और यहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि कैसेंड्रा के पास बहुत सारा एंटीक चीज है और यहाँ पे मेलोडी वही बॉक्स नोटिस कर पाती है जिसके अंदर वो टोटेम था, यानी कि वो मूर्ति था जिसको हमने एपिसोड 2 में देखा था। सो मेलोडी यहाँ पे कैसेंड्रा को पूछने लगती है कि इस बॉक्स में क्या है। कैसेंड्रा यहाँ पे झूठ मूठ का कुछ भी बोल देती है और बोलती है कि इस बॉक्स का की कुछ दिनों से गायब है, तो जो कि सफेद झूठ था। और यहाँ पे हमें कैसेंड्रा थोड़ी अजीब अजीब बातें करने लगती है और यहाँ पे हमें एलेनोर के बारे में पता चलता है जो कि कैसेंड्रा के साथ रहती थी। तो कैसेंड्रा यहाँ पे बोलती है कि एलेनोर कुछ अजीब पेंटिंग कभी कभी बनाया करती थी और उसे ऐसा लगता था कि वो लोग दूसरी दुनिया में फंसे हुए हैं। तो ये सब बड़ा ही कंफ्यूजिंग था। ये सुन के ऑब्वियसली मेलोडी यहाँ पे बहुत कंफ्यूज्ड हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे कैसेंड्रा हमेशा एक लॉकेट पहनती थी और ये उसे खैरोनाइट बताती है, यानी कि जो खैरोन कॉमेट आने वाला है उसका एक छोटा सा टुकड़ा। नेक्स्ट जाते जाते एनावेल यहाँ पे मेलोडी को इंसिस्ट करती है कि तुम अपने माँ के बारे में पूछो। तो मेलोडी यहाँ पे कैसेंड्रा को पूछती है कि क्या तुम जूलिया बेनेट को जानते हो। तो कैसेंड्रा यहाँ पे बोलती है कि वो जूलिया बेनेट के बारे में नहीं जानती, बट आज रात को एक पार्टी होने वाला है जिसमें कि इस बिल्डिंग के बहुत सारे ओल्ड रेसिडेंट आने वाले हैं, मे भी उनमें से कोई जूलिया को जानते हो, इसलिए वो पार्टी में तुम भी जरूर आना। ऐसा कह के वो अनावेल और मेलोडी को इन्वाइट करती है। और जाते जाते कैसेंड्रा अनावेल को एक ब्लैक जार गिफ्ट करती है जिससे कि अक्सर एलेनोर पेंटिंग बनाया करती थी और ये लोग उस जार को लेके इधर से चले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डैन का एक फ्लैशबैक। जब डैन और उसकी बहन छोटे थे तब डैन की बहन यहाँ पे वही सेम ट्यून एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बजा रही थी। ये ट्यून वही सेम था जो कि कम्युनिटी रूम में ये लोग साइमल्टेनियसली बजाते हैं और एक हमिंग साउंड मुंह से निकालते हैं। तो ये सब सोच के डैन का यहाँ पे नींद खुल जाता है। नेक्स्ट डैन देखता है कि उसके सामने वाले कमरे में लाइट जल रहा है, तो वो चेक करने जाता है और यहाँ पे वो देखता है कि यहाँ पे मेलोडी एक बेड पे बैठी हुई है और यहाँ पे उन लोगों का थोड़ा यहाँ पे कन्वर्सेशन चलता है और बातों बातों
में डैन यहाँ पे बोल देता है कि वहाँ पे एक बॉक्स पड़ा था, वो बोलता है कि ये मेरे फादर डॉक्टर स्टीव ने दिया है। तो डॉक्टर स्टीव का जब नाम मेलोडी सुनती है तो वो बोलती है कि डॉक्टर स्टीव तुम्हारे पिता नहीं हो सकते, क्योंकि उसका बेटा तो अभी सिर्फ 8 साल का ही है। और उनके बीच थोड़ा आगे बातचीत हो पाता उससे पहले इधर लाइट अप डाउन होने लगता है और सडनली मेलोडी इधर से गायब हो जाती है। लेकिन वो बॉक्स और वहाँ पे एक जर्नल रखा हुआ था जिसको यहाँ पे डैन चेक करता है। तो ये जर्नल चेक करने पर उस पे किसी टी बिलोस का नाम लिखा है और डैन यहाँ पे उसका बहुत सारा नोटबुक इधर था वो चेक करता है और उनमें से एक नोटबुक में उसे बहुत सारे नंबर्स मिलते हैं। तो डैन यहाँ पे सोचता है कि जरूर से ये नंबर नीचे वाला जो आर्काइव है उसका होगा, उसी का पासकोड होगा। डैन यहाँ पे नीचे जाता है और सक्सेसफुली वो पासकोड देके नीचे वाला आर्काइव का दरवाजा ओपन करके अंदर जाता है। इधर डैन को अपने फादर यानी कि डॉक्टर स्टीव का एक रिसर्च पेपर मिलता है जिसमें कि लिखा था ब्रिजेस टू डिफरेंट डायमेंशन, यानी कि अलग दुनिया के बारे में उसके डैड ने कुछ रिसर्च पेपर वगैरह तैयार किया था। तो ये सब नीचे वाले आर्काइव में क्या कर रहे हैं ये सब सोच के डैन यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और तो और डैन को यहाँ पे मेलोडी की एक जर्नल मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डैन यहाँ पे ये सारी बात मार्क को बताता है और उसे बोलता है कि टी बेलोस के बारे में पता लगाओ। नेक्स्ट हम देखते हैं मार्क यहाँ पे अपना पॉडकास्ट रूम में जा रहा था, बट इधर पहले से ही वर्जिल डेवेनपोर्ट खड़ा है। यहाँ पे वो मार्क को बोलता है कि उसे पता है। डैन सभी जानकारी मार्क को देता है और डेवेनपोर्ट यहाँ पे मार्क को पूछता है कि डैन का मेंटल कंडीशन कैसा है। अभी मार्क उससे ठीक से बात नहीं करता, उससे रूडली बात करके इधर से भगा देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेलोडी यहाँ पे रात में वही पार्टी जाती है जहाँ पे की बिल्डिंग के ओल्ड रेसिडेंट लोग आए थे और यहाँ पे सबसे पहले वो पैट्रिसिया नाम की एक औरत का इंटरव्यू लेती है। पैट्रिसिया यहाँ पे अपने बारे में बताती है। वो 1963 से यहाँ पे रह रही है और वो स्टोरीज वगैरह लिखती है और यहाँ पे वो ऐसा बताती है कि वो लोग मुझे स्टोरीज रेकमेंड करते हैं और उस हिसाब से मैं लिखती हूँ। तो जवाब में मेलोडी यहाँ पे पूछते हैं कौन लोग, तो पैट्रिसिया यहाँ पे बताती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती। ये कह के वो तुरंत से इधर से चली जाती है। नेक्स्ट मेलोडी यहाँ पे हेलेन नाम के एक औरत का इंटरव्यू लेती है और वो मास्क वगैरह बनाती है, जो कि वही वाले मास्क जो हम प्रीवियसली देखे थे। वो मास्क पहन के इस जगह के लोग अजीब अजीब से रिचुअल कर रहे थे और इसको पहली बार मेलोडी ने एक ओपेरा में देखा था। ये वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी एपिसोड 2 में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मेलोडी उनसे पूछने लगती है कि क्या आप भी इस कम्युनिटी का हिस्सा हो और आप भी कम्युनिटी रूम में प्रेयर्स वगैरह करती हो। यहाँ पे वो इसका रिप्लाई कुछ भी नहीं देती है और इधर से सिंपली चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं उस पार्टी में इवी क्रिस्ट नाम के एक औरत आती है जिसको देख के डैन यहाँ पे और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले मतलब पहले एपिसोड के पहले सीन में इवी ने एक पार्सल भेजा था एक मूवी की कैसेट रजिस्टर करवाने के लिए, द सर्कल मूवी, जिसको एवी के फादर ने बनाया था। ये बात मैं ऑलरेडी एपिसोड 1 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे एवी बताती है कि उसके फादर ने द सर्कल नाम की एक मूवी बनाई थी जो कि कभी एआर ही नहीं हो पाया, यानी कि रिलीज नहीं हो पाया। और तो एवी यहाँ पे बताती है कि उनके फादर जब इनिशियल ईयर में वो फिल्म मेकिंग में नए आए थे तो वो एक कल्ट से मिले थे। अब ये कल्ट के लोग उसके फादर के आंखों में पट्टी बांध के उसे किसी अंडरग्राउंड एरिया में ले गए और एक अजीब सा मूवी दिखाया जिसमें कि ह्यूमन सैक्रिफाइस के ऊपर वो मूवी था। तो उसी को देख के ईवी के फादर यानी कि विलियम को आइडिया आया कि द सर्कल बनाते हैं, मतलब द सर्कल मूवी बनाते हैं। बट वो मूवी भी कभी रिलीज ही नहीं हो पाया क्योंकि उससे पहले उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया और तो और सारा फुटेज रातों रात गायब कर दिया गया था। ये सब सुन के यहाँ पे कैसेंड्रा ईवी को पूछने लगती है कि क्या कुछ आखिरी कॉपी बचा है, वो कल्ट के मेंबर कौन थे, क्या तुम कुछ जानती हो उनके बारे में। ये सब बातें वो पूछने लगती है। यहाँ पे कैसेंड्रा ईवी को इंसिस्ट करती है कि क्या तुम अपने फादर के साथ अभी बात करना चाहते हो। वहाँ पे बियट्रिस प्रेजेंट थी। बियट्रिस को आपने एपिसोड 2 या 3 में देखा होगा, जो कि टैरो कैट रीडर होती है और यहाँ पे हमें पता चलता है वो स्पिरिट का मीडियम भी हो सकती है। बियट्रिस किसी तरह से स्पिरिट वर्ल्ड से डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेती है। यहाँ पे हम देखते हैं ईवी यहाँ पे रेडी हो जाती है और बियट्रिस किसी तरह से कुछ मंत्र वगैरह पढ़ के वो यहाँ पे पोजेस्ड हो जाती है ईवी के फादर के द्वारा, यानी कि विलियम के द्वारा। और तो और यहाँ पे ये लोग बातचीत करने लगते हैं जो सिर्फ विलियम और उसकी बेटी यानी ईवी को पता थी। तो ईवी यहाँ पे कन्विंस्ड हो गई थी कि ये मेरे पिता की आत्मा है। यहाँ पे कैसेंड्रा यहाँ पे इंटरप्ट करके ईवी को बोलती है जल्द से जल्द उस कैसेट के बारे में, यानी कि द सर्कल के बारे में और वो लास्ट क्लिप जो उसके पास था उसके बारे में पूछो और जो कल्ट ग्रुप विलियम के साथ थे उनके बारे में पूछो। तो जब ये बात ईवी विलियम को पूछती है, यानी कि विलियम की आत्मा को पूछती है,
है और विलियम की आत्मा यहाँ पे रिप्लाई में बोलती है कि चले जाओ, इधर से चले जाओ। और सडनली एक डिमोनिक वॉइस आता है और बेट्रीज यहाँ पे फिर से अपने स्टेट में आ गई थी, यानी कि विलियम का आत्मा इधर से चला गया था। नेक्स्ट सब लोग इंसिस्ट करते हैं मेलोडी को। कैसेंड्रा यहाँ पे मेलोडी को बोलती है कि तुम अगर अपने माँ के बारे में जानना चाहती हो तो बेट्रीज तुम्हारी हेल्प कर सकती है। तो मेलोडी यहाँ पे बोलती है कि उसे नहीं पता कि उसकी माँ अभी जिंदा है कि मर गई। तो बेट्रीज यहाँ पे बोलती है कि अगर वो मरी नहीं है तो वो स्पिरिट वर्ल्ड में नहीं होगी। अभी बेट्रीज अपना मंत्र पढ़ना चालू करती है, तभी रील यहाँ पे अटक जाता है और डैन यहाँ पे देखता है कि उसके पीछे मेलोडी खड़ी है। मेलोडी यहाँ पे डैन को पूछते है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम एक फिल्म मेकर हो? तो डैन यहाँ पे बोलता है कि नहीं, वो बस इस कैसेट को रिस्टोर कर रहा है। तभी मेलोडी यहाँ पे उसका जर्नल रखा हुआ था डैन के पास, वो ये देखती है। तो डैन को पूछने लगती है कि मेरा जर्नल तुम्हारे पास क्या कर रहा है? डैन उसे सच सच बता देता है कि ये जो टेप में रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिसर अपार्टमेंट में तुम 25 साल पहले मर चुकी हो और ये तुम्हारी टेप्स है जिसको मैं अभी रिकवर कर रहा हूँ। तो ये बात सुन के मेलोडी यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और वो चिल्ला के बोलते हैं कि मैं अभी भी मरी नहीं हूँ। और फिर से लाइट अप डाउन होने लगते हैं और इधर से मेलोडी गायब हो जाती है। फिर डैन यहाँ पे वो वीडियो प्ले करता है और यहाँ पे हम देखते हैं बेट्रीज को मेलोडी की माँ की आत्मा नहीं मिलती स्पिरिट वर्ल्ड में और सडनली वो पोजेस्ड हो जाती है और बोलती है कि ये कुछ और है। और यहाँ पे अभी तक मेलोडी और डैन का जितना भी कन्वर्सेशन है, यानी कि जब डैन मेलोडी को बोलता है कि जब तुम दूसरों लोगों की हेल्प करती हो, इट इज ए फीचर नॉट ए बग, और अभी जितना कन्वर्सेशन हुआ सब कुछ बेट्रीज यहाँ पे बोल रही थी, जिसको देख के मेलोडी भी शॉक्ड रह जाती है और बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरे सपने में क्या आता है? और यहाँ पे एज ए व्यूअर हम जान पाते हैं कि ये सपना मेलोडी की भी आ रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि मेलोडी पास्ट में है और डैन अभी प्रेजेंट में है और समहाउ ये लोग ड्रीम के दुनिया से ये लोग कनेक्टेड है। डैन भी ये देख के शॉक्ड और सरप्राइज्ड, पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है। और ये सारी बात, मतलब ये जो कन्वर्सेशन डैन और मेलोडी के बीच में हुआ है, ये सारी बात वो फोन करके मार्क को बताता है। बट मार्क यहाँ पे सोच रहा था कि डैन धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन हरा रहा है, यानी कि वो धीरे धीरे पागल हो रहा है, ऐसा मार्क सोच रहा था। और इधर हम देखते हैं ये सब कहने के बाद बेट्रीज सडनली वो डिमोनिक वॉइस में मुझे इधर से निकालो, मुझे इधर से निकालो कह के वो अपने मुंह को ही नोचने लगती है। फिर तुरंत उसको मेडिकल में एडमिट किया जाता है। उसके पीछे पीछे मेलोडी भाग रही थी और बोल रही थी कि तुम्हें कैसे पता मेरे सपनों में क्या हो रहा है? मेलोडी को यहाँ पे अपना आंसर नहीं मिलता, तब वो अपने कमरे में जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं अनाबेल कुछ अजीब सी पेंटिंग कर रही थी। अगर आपको याद हो, ये ब्लैक बॉक्स कैसेंड्रा ने अनाबेल को दिया था। तो पूछने पर अनाबेल यहाँ पे बोलती है कि उसे दूसरे दुनिया से लोग दिख रहे हैं और वो इस दीवार के पीछे हैं, वैसा कह के उन लोगों का पेंटिंग्स बना रही थी। और तो और ये क्लिप एंड होते होते डैन ये क्लिप देख रहा था, फिर से वही डिमोनिक फिगर जो कि एपिसोड 1 में हमने देखा था, वैसा ही सेम डिमोनिक फिगर स्क्रीन पे अपीयर होता है। इधर ही एपिसोड 4 खत्म होता है। अब इस एपिसोड के एंड में हमें बहुत सारे सवाल हमारे मन में हैं, जैसे कि डैन और मेलोडी कैसे कनेक्टेड है और अनाबेल किसको देख पा रही है। और आने वाले एपिसोड में तो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न है, बहुत सारे सवाल के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्यूचर के एपिसोड जल्द से जल्द देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि इसके और भी 4 एपिसोड है जिसपे कि बहुत सारे मिस्ट्रीज वगैरह है और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।